हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स। ओके, देखिए फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। ओके, लेकिन आपको इन डेप्थ इसको उतने डिटेल में जाकर नहीं करना है, बस मोटा मोटा ऊपर ऊपर से जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। और वो मैं आपको बता दूंगा, इसमें क्या करना है, कितना करना है आपको, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर हैं। तो ये आपके पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 के अंदर है। मैंने बताया था पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 है आपकी सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। और पार्ट 3 है आपकी फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35। इसमें से भी जो आर्टिकल 12 है वो फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करता है, ये बात करता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, कि भाई स्टेट होता क्या है, उसकी बात करेगा। हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 13 बात करता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी, तो कोर्ट के पास पावर है, वो उस लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। ओके, तो ये भी जो मैंने बताया इतना ही जानना ज़रूरी है आपके लिए, ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। हमने पढ़ना है बेसिकली आर्टिकल 14। ओके, कहाँ से हमने पढ़ना ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, ये देख लो, ये हमारा रहेगा आगे का ब्लूप्रिंट। इस तरह से हमने पढ़ना है आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। हमने इनको पढ़ना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, यानी 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो इन 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या दिया है, एक एक आर्टिकल को पढ़ना है। ओके, तो इस तरह से हमारी आगे की अप्रोच रहेगी। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो पार्ट 3 के अंदर है ये, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। अब फंडामेंटल राइट्स इनको क्यों कहते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स के पीछे 2 रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं। देखो, अगर मैं राइट्स की बात करूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं। अगर मैं राइट्स की बात करूँ तो राइट्स को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में राइट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और दूसरे होते आपके ऑर्डिनरी राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए होंगे, जाहिर सी बात है। और ऑर्डिनरी राइट्स वो होंगे जो राइट्स पार्लियामेंट आपको प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट टू मैटरनिटी लीव, उसके अलावा एमजी नरेगा के अंदर जो आपको एम्प्लॉयमेंट 100 डेज़ गारंटी एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड की जाती है आपको। राइट मोटर व्हीकल, देखो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर है कि भाई आपके पास राइट है कि अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप क्या काम कर सकते हो, आप एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आपका राइट है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट पास किया गया, उसके अंदर ये प्रोविज़न डाला गया कि इस तरह से ये कंडीशंस फुलफिल करके आपके पास राइट बन जाता है कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया है, ये एक्ट बनाया गया है। इसी तरह से मैंने आपको बताया राइट टू मैटरनिटी लीव। ओके, तो मैटरनिटी लीव ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, अलग से पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसके अंदर डाला। ओके, तो ये होते हैं ऑर्डिनरी लॉज। इनको लीगल राइट्स भी बोलते हैं, कि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, इनको लीगल राइट्स भी बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 तरह के राइट्स होते हैं। एक राइट होंगे वो जो पार्ट 3 के अंदर होंगे। ओके, और दूसरे वो राइट्स होंगे जो पार्ट 3 के अलावा होंगे। ओके, उनको बोलेंगे सिंपली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और जो पार्ट 3 के अंदर होंगे इनको बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स। बात समझ आ गई? तो देखो, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया राइट्स, जो राइट्स है, राइट्स 2 तरह के होते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलेंगे। दूसरा जो पार्लियामेंट बनाएगी उनको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी राइट्स। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कि राइट टू मैटरनिटी लीव है, ठीक है, राइट टू हैव ड्राइविंग लाइसेंस ये है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर है। इसी तरह से एमजी नरेगा के अंदर है कि अगर आप जो है अनएम्प्लॉयड हो,
ओके, तो आपके पास जो है एक राइट है कि आपको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो ये क्या है, ये ऑर्डिनरी राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, पार्लियामेंट में बनाया है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये किसने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिए हैं। एक ही बार जब कानून बना था तब ये डाले थे। अब ये भी दो तरह के हैं, एक पार्ट थर्ड के अंदर है जिनको फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे, और दूसरे जो पार्ट थर्ड के अलावा होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोलेंगे। जैसे कि राइट टू वोट। अब मैं आपसे पूछूंगा राइट टू वोट क्या है। अब बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि लीगल राइट है, वो लीगल राइट नहीं है, ये गलत बात है। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आई बात समझ, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। राइट टू इक्वालिटी किसके अंदर फॉल करेगा, वो पार्ट थर्ड के अंदर फॉल करेगा। आई बात समझ, आई होप ये कहानी आपको क्लियर है। तो ये क्या है, इनिशिएट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटी देता है कि भाई हम ये आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका कोई ये वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर इसके अगेंस्ट कोई लॉ बनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है उस लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगी अंडर आर्टिकल 13। अगर इसको वायलेट किया जाता है तो आप जो है इसको इन्फोर्स करने के लिए, इन्फोर्सेबल है, जस्टिसेबल है, इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। आई बात समझ। तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक राइट्स हैं, इनके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ओके, और पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको पार्ट थर्ड को इसको क्या बताया जाता है, इसको बताया जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है भाई, मैग्ना कार्टा किसी भी ब्रिटिशर्स ये टर्म यूज़ करते थे किसी भी चीज़ के लिए। जो चीज़ बेसिकली मैग्ना कार्टा के पीछे भी एक डिटेल्ड हिस्ट्री है, बस आप इतना याद रखना, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसको मैग्ना कार्टा बताया जाता है, ठीक है। लेकिन मैग्ना कार्टा खुद में एक अलग सी स्टोरी है, उसको यहाँ पर मुझे बताना नहीं है। ये कहानी क्लियर है, इतना याद रख लेना। अब बात करते हैं फीचर्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैव बीन मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन नॉट टेक अवे बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। यानी ऐसा नहीं कि आप सिंपल मेजोरिटी से कोई लॉ पास करोगे और फंडामेंटल राइट जो है लोगों से छीन लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कोई फंडामेंटल राइट के साथ कुछ करना चाहते हो। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, आई बात समझ। तो एनी लॉ पास्ड बाय legislature in the country will be declared null and void if it is derogatory to the right guaranteed by the constitution। अगर कोई भी लॉ पास किया गया जो डेरोगेटरी है, अगेंस्ट है किसके, फंडामेंटल राइट्स के, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। और ये पावर पार्लियामेंट के पास आती है आर्टिकल 13, सुप्रीम कोर्ट के पास आती है आर्टिकल 13 के अंदर। क्लियर। उसके बाद बता रहा है दे आर नॉट सेक्रोसेंट, परमानेंट या एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी तो उसके ज़रिए इनको रिपील या करटेल किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये सेक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है। इवन के स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगा सकती है। जैसे इमरजेंसी हो गई तो इमरजेंसी के टाइम पे आपके पास ये राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसलिए ये परमानेंट, एब्सोल्यूट या सेक्रोसेंट नहीं है। इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, इनको रिपील भी किया जा सकता है स्पेशल अमेंडमेंट के ज़रिए। ओके, जस्टिसेबल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो, किसी भी इंसान का जो राइट है उसको वो राइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो उसके पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है अपने उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन के चलते हुए, ताकि उसको वो इन्फोर्स करवा सके। ओके, और ये पावर आती है आर्टिकल 32 के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया सस्पेंशन, फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, याद रखना। आर्टिकल 20 और 21 को आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि 21 के अंदर है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ आपसे नहीं छीना जा सकता, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इसलिए इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 इसको सस्पेंड किया जाएगा। देखो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाएंगे। ओके, 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। और 19 के लिए भी एक कंडीशन है कि भाई आर्टिकल 19 को सिर्फ और सिर्फ तब आप सस्पेंड करेंगे जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, यानी जंग के हालात होंगे, उस वक्त आप कर सकते हो। ठीक है, अगर इंटरनल इमरजेंसी है, यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कंट्री के अंदर कोई आर्म्ड रेबेलियन है, उस केस में आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक्सेप्शन याद रख लेना, यही एक्सेप्शंस एग्जाम में पूछी जा सकती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉज, देखो जो भी आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, या इस तरह की कोई भी दूसरी बॉडी है जिसके लिए एनालॉगस सर्विसेज की टर्म यूज़ की जाती है, तो इनके ऊपर जो है कुछ कंट्रोल है, यानी ये इनके पास सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स
नहीं है। इवन के जब मार्शल लॉ होता है किसी भी एरिया में, उस वक्त भी इनकी एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स उस वक्त भी नहीं मिलते हैं। और मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन ही इनको प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोटेक्ट करता है कि अगर जैसे आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 कोर्ट को पावर देता है, क्या पावर देता है कि भाई अगर फंडामेंटल लॉ के, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगी, भाई इस लॉ की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके पास राइट है कि वो कोर्ट जाकर अपने उस राइट को इन्फोर्स करवा सकता है अंडर आर्टिकल 32। तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके, तो क्या क्या है ये? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जितने भी राइट्स हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इनका ये जो एक तरह का ब्लूप्रिंट मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है, इनको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आराम से डिटेल में करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा फंडामेंटल राइट्स क्या है। अब एक एक आर्टिकल को हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो इस तरह से 2 और लेक्चर आ जाएंगे इस पर, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली हम इंडियन ज्योग्राफी को, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो आपकी ज्योग्राफी को शुरू कर देंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।